45 p.m. with necessary breaks, which will be announced as needed. These sessions will be conducted in person at ICAP House Lahore and will also be available on ICAP Students Facebook page, icap.cs students and via Zoom. Students joining through Zoom can ask their questions using the question and answer box, while those participating through Facebook can use the comment section to ask their questions. The material being used today will be available through a link in the comments section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for today's session on CAF 2. Mr. Ali Imran has 9 years of teaching experience. Initially, he started his career as a CFO in the pharmaceutical sector. However, he soon realized that teaching was his true passion and decided to pursue it as his profession. His areas of interest include business law, taxation, audit, and corporate laws. He is currently teaching at one of the Reeds in Lahore. Please welcome Mr. Ali Imran. Over to you, sir. Thank you. वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सेल्स टैक्स का हमारा आज का टारगेट है और कोशिश होगी कि बहुत एफिशिएंटली आप लोगों को पूरा सेल्स टैक्स से थ्रू कराऊं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, बातों की समझ भी आए और एनेबल कर दूं कि आप पास पेपर लेवल तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईके में सेल्स टैक्स के 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 आईकेप की किताब की बात करूं। अगर सेल्स टैक्स को ब्रेक किया जाए तो सबसे पहले सेल्स टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें डेफिनेशंस हैं, वो वाले एरिया हम सबसे पहले करेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पार्ट। पहले आ जाते हैं हम बेसिक सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स के नाम से तो ऐसे लगता है जैसे सेल्स टैक्स जो है वो टैक्स ऑन सेल्स है, जबकि असल में सिर्फ सेल्स पे नहीं लगता सेल्स टैक्स। ये परचेज पे भी लगता है, ये इंपोर्ट पे भी लगता है, ये प्रोडक्शन पे भी लगता है, ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है। प्लीज तवज्जो इधर देनी है, आपने ध्यान से बात सुनते जाना है। आपने सारी बात आपको समझ आएगी अगर आपकी तवज्जो इधर हुई तो। अच्छा, उसके बाद बात है कि सेल्स टैक्स का कानून कहां कहां लागू होता है। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का कानून लागू होता है। सेल्स टैक्स से मुराद क्या है? वो टैक्स, वो पेनल्टी, वो एडिशनल टैक्स जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक लगे, उसे सेल्स टैक्स एक्ट कहा जाता है। अब अगली बात, मैं आपके साथ 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स की बात करने लगा हूं। तवज्जो जरा मुझे आपकी चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, तवज्जो इधर दे दें, आज सीख लें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सर जी, आउटपुट टैक्स, सेल्स करने पर जो टैक्स चार्ज करते हैं उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। 200 रुपए की एक चीज बेची, 18% टैक्स बना, 36 रुपए का टैक्स बनेगा और टोटल कितने पैसे वसूल किए जाएंगे कस्टमर से? 236 रुपए। परचेज करने पर जो टैक्स अदा किया जाता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। परचेज करने पर जो टैक्स अदा किया जाता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। 100 रुपए की परचेज की, 18% के हिसाब से 18 रुपए टैक्स अदा किया, 118 रुपए हमने टोटल अदा किए थे, इसमें 18 रुपए का सेल्स टैक्स था। अब होता यह है कि आउटपुट टैक्स हुआ है जो हमने कस्टमर से चार्ज किया है और एफबीआर को जमा करवाना है।
और इनपुट टैक्स वो है जो हमने परचेजेस पर पे किया है और एफबीआर से वसूल करना है। या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? 36 रुपए मैंने एफबीआर को देने थे, 18 रुपए मैंने एफबीआर से लेने थे, तो मैं एक बार 36 जाके दूंगा, एक बार 18 लूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। मैं 36 में से 18 नेट करूंगा, बाकी 18 जाके पकड़ा दूंगा। यस और नो? सर ये सेल्स टैक्स का असल गेम। तो ये जो बकाया 18 रुपए रह गए, ये सेल्स टैक्स पेबल। आउटपुट टैक्स वो टैक्स जो मैंने कस्टमर को चार्ज किया और मैंने एफबीआर को जमा करवाना है। इनपुट टैक्स वो टैक्स जो मैंने परचेजेस पर पे किया और मैंने एफबीआर से वसूल करना है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? तीन बातें आपको, दो बातें मैं आपको बता चुका हूं मेन। पहली बात आउटपुट टैक्स, दूसरी बात इनपुट टैक्स, तीन बातें और हैं। सबसे पहली, गुड्स की पहली किस्म है टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें आउटपुट टैक्स भी होता है और इनपुट टैक्स भी होता है। दूसरे नंबर पे आ गया जीरो रेटेड गुड्स। जीरो रेटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन पर आउटपुट टैक्स भी होता है 0% और इनपुट टैक्स होता है 18%। आउटपुट टैक्स 0%, इनपुट टैक्स 18%। सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जीरो रेटेड में बाकी सब कुछ नॉर्मल है, आउटपुट टैक्स 0% पे है। जब आउटपुट टैक्स ही जीरो होगा, यानी एफबीआर को कुछ जमा नहीं कराना, तो बस इनपुट ही क्लेम करना है, तो इसमें हमेशा क्या निकलेगा? रिफंडेबल निकलेगा। तीसरी तरह की आइटम है जिसको कहते हैं एग्जेम्प्ट गुड। इसमें आउटपुट टैक्स भी नहीं होता, इनपुट टैक्स भी नहीं होता। ना आउटपुट टैक्स है ना इनपुट टैक्स। पांच बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई पानी का कहा था, अगर पानी मिल जाए तो मेहरबानी हो। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट, ये पांच बातें। क्या ये पांच बातें क्लियर होगी? यस और नो? ये बुनियादी बातें अपने दिमाग में रखनी। इंपोर्ट, ये पांच बातें आपके दिमाग में बैठ गई। अब आगे चल रहा हूं। इंपोर्टर कौन है? वो बंदा जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है। वो बंदा जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है उसको, वो बंदा जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है, दूसरे मुल्क से चीजें इंपोर्ट करता है, थैंक यू, उसको कहते हैं इंपोर्टर। जो दूसरे मुल्क से चीजें इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेके आएगा उसे कहा जाएगा इंपोर्टर। अभी हमने पढ़ा सेल्स टैक्स परचेज पे भी लगता है, सेल्स पे भी लगता है, इंपोर्ट पे भी लगता है। जो बंदा चीजें इंपोर्ट करता है उसे इंपोर्ट स्टेज पर सेल्स टैक्स अदा करता है। नहीं सर, यहां तक अगर आप आ गए, इंपोर्टर की बात आपने कर ली, तो उससे अगला स्टेप है मैन्युफैक्चरर। आप यहां पर तवज्जो चाहिए मुझे आप लोगों की। बैठ जाइए प्लीज। सर मैन्युफैक्चरर टेक्निक से लेके चल रहा हूं, इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह पूरा सेल्स टैक्स कवर कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर वो बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाहे रॉ मटेरियल उसका अपना हो या ना हो, चाहे मैन्युफैक्चर्ड गुड उसकी हो या ना हो। सर जी एक बंदा, उसने कढ़ाई की मशीन लगाई हुई है, कपड़ा उसके पास आया, किसी का कपड़ा है, उसके पास मशीन है, वो कढ़ाई करता है, कपड़ा उसको वापस कर देता है। जिस कपड़े पर कढ़ाई हुई वो भी उसका नहीं है, जो कढ़ाई वाला सब सूट तैयार हो गया वो भी उसका नहीं। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। ऐसे मैन्युफैक्चर कहा जाता है टॉल मैन्युफैक्चरर। जो डाइंग वाले क्या करते हैं, किसी का कपड़ा होता है,
डाइंग प्लांट में डालते हैं, वो व्हाइट कलर का कपड़ा था, रेड हो गया, व्हाइट निकाला, कपड़ा वापस कर दिया। सर ये भी मैन्युफैक्चरर है जनाब। रॉ मटेरियल उसका अपना नहीं है, लेकिन क्या है, मैन्युफैक्चरर। जो गुड्स फिनिश हुई है वो भी उसकी अपनी नहीं है, लेकिन क्या है, मैन्युफैक्चरर है। सर वो बंदा जो ABCD RPM करे, ये क्या मैंने कहा है, A असेंबली, B बॉटलिंग, C कटिंग, D डाइल्यूटिंग। ABCD RPM होता है गाड़ी का, बाइक का देखा है ना, रेस को कहते हैं RPM, सेल्फ को। सर जी RPM रीपैकिंग, पैकिंग और मिक्सिंग। ABCD RPM याद रखिएगा। जो बंदा ये 7 काम करे ये भी मैन्युफैक्चरर है। जो बंदा मैन्युफैक्चरर की सीट पे बैठे वो भी मैन्युफैक्चरर है। एक बंदा जो मैन्युफैक्चरर था बैंकरप्ट हो गया या लिक्विडेट हो गया, अदालत ने उसकी फैक्ट्री में दूसरा बंदा भेजा ताकि वो उसका माल बेचे और लोगों के कर्जे अदा करे। ये बंदा, जिसको लिक्विडेटर भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटर भी कहा जाता है, क्यूरेटर भी कह सकते हैं, असाइनी भी कहते हैं, ये बंदा जो अदालत ने मुकर्रर किया है कि वो मैन्युफैक्चरर की सीट पे बैठे और लोगों एसेट्स बेचकर लोगों के कर्जे अदा करे, ये बंदा जब मैन्युफैक्चर के लिक्विडेट होने पर, मैन्युफैक्चर के बैंकरप्ट होने पर उसकी सीट पर आकर बैठेगा तो इसे भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत से बच्चों को नहीं समझ आया होता। उसकी वजह यह है कि सर मैंने, एक तो है ना बंदा खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसने माल तो बनाया हुआ था। अब जब ये बैंकरप्ट हुआ तो अदालत ने इसकी सीट पर एक बंदा बिठाया और कहा कि भाई ये माल बेचो। अब जब वो ये माल बेचेगा तो किस हैसियत से बेचेगा, मैन्युफैक्चरर की हैसियत से। उस पर भी वो वाला टैक्स लगेगा जो मैन्युफैक्चरर पे लगेगा। सर तीसरा, एक बंदा भले खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है या नहीं करता, लेकिन जो आइटम तैयार हो जाती है उसके बारे में कहता है ये मेरा ब्रांड है। एक बंदा है, वो सलवा के नाम से फॉर एग्जांपल शर्ट बनाता है। वो किसी लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को कारीगर रखे हुए, उन्हें कहते हैं शर्ट बना के, तो जब वो शर्ट बना लाते हैं वो सलवा का ऊपर ब्रांड लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, कहते हैं ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी शर्ट है। मैंने नाम ऐसा होम्योपैथिक यूज किया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। अब ये क्या है, ये बंदा खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैन्युफैक्चर हुई हुई आइटम को क्लेम करता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है। ऐसे बंदे को भी मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। Which owns or holds or claims, uses patent, proprietary or other rights to goods being manufactured. Only such person shall be treated as manufacturer cum exporter who owns or has his own manufacturing facility to manufacture or produce the goods exported or to be exported. ये अगला point. Manufacturer cum exporter. मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी है, उसे मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कहा जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर तो ऐसा भी हो सकता है जो छोटा सा दफ्तर बना के बैठा हो, लोगों से माल बनवा कर कुछ स्टिकर लगाई जा रहा हो, वो भी तो मैन्युफैक्चर होता है। कहते हैं अगर ऐसा बंदा एक्सपोर्ट करने लगे तो उसे मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर नहीं कहते। मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर ऐसे बंदे को कहते हैं जो सच्ची मुच्ची की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, जो सच्ची मुच्ची की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो। मैन्युफैक्चरर के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई। अब मैन्युफैक्चर क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक चीज दूसरी चीज में तब्दील हो जाए, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे एक चीज इस तरह से तब्दील हो जाए कि वो किसी दूसरी चीज के तौर पे इस्तेमाल हो जाए।
प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। और ए कितने गया जी? ए, बी, सी, क्या आना है इसके बाद? डी, आर, पी, एम। ए बी सी डी, आर पी एम, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बता दिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं और बात करते हैं रिटेलर। रिटेलर, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। रिटेलर कौन है? वो बंदा जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है, उसे रिटेलर कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं, और इंपोर्ट भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो लोग भी बल्क में भी चीजें बेचते हैं और रिटेल में भी बेचते हैं, वो अपनी रिटेल प्राइस और परचेज प्राइस अलहदा अलहदा, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस अलहदा अलहदा शो करेंगे। सर ये रिटेलर है। रिटेल प्राइस, वो प्राइस जिस पर सेल्स टैक्स लगता है उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। आप देखें, रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस। 100 रुपए प्लस 18 रुपए, 118 रुपए। तो भाई वो अमाउंट जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगे उसे रिटेल प्राइस कहा जाए। अच्छा जी। मुख्तलिफ बाज़ औक़ात आइटम्स ऐसी होती हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर रिटेल प्राइस मुख्तलिफ चार्ज होती है। इसमें वो कहते ये हैं कि भाई अगर आप एक ही चीज की मुख्तलिफ दाम मुख्तलिफ जगहों पर चार्ज कर रहे हो, अगर एक ही चीज की मुख्तलिफ प्राइस मुख्तलिफ जगहों पर चार्ज कर रहे हैं, तो फिर एफबीआर वाले डिसाइड करेंगे कि हाईएस्ट प्राइस लिए जाए। बाज़ औक़ात तो कहते हैं जी, अब एक ही आइटम है, लाहौर में भी बेच रहे हो, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में बेच रहे हो, कराची में भी बेच रहे हो, तो जो हाईएस्ट प्राइस होगा उस पर सेल्स टैक्स लगेगी। बाज़ औक़ात ना एफबीआर वाले जोन डिसाइड कर देते हैं, भाई इस्लामाबाद में जो कीमत लगाई जाएगी ना वही कीमत सेल्स टैक्स वाले लेंगे। सर समझ आ रही है? एक तो वो कहते हैं जी हाईएस्ट प्राइस चार्ज की जाएगी, जो हाईएस्ट प्राइस होगी सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेंगे। और अगर वो ना भी तो बाजू का जनरल ऑर्डर के जरिए जोन डिफाइन कर दिए जाते हैं, फिर उस जोन की जो कीमत होगी वो कीमत ली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का ताल्लुक मैन्युफैक्चरर से होता है। ये वो बंदा है जो मैन्युफैक्चर करता है, चीज को मैन्युफैक्चर करता है, खुद बनाता है नहीं, वो मैन्युफैक्चरर है। ये वो बंदा है जो मैन्युफैक्चरर से चीजें लेता है और आगे होलसेलर को देता है या रिटेलर को देता है। ये ना, इसको ऐसे कह लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ना इलाके का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इलाके का होता है। मिसाल के तौर पे नेस्ले है या गौरमे है या कोई और ब्रांड है, इसके इलाके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पूरे नारोवाल का इलाका हमारे जानने वाले के पास है गौरमे का, तो गौरमे कोला जो है पूरे नारोवाल में वो खरीदते हैं और वो आगे होलसेलर को देते हैं और वो फिर आगे रिटेलर को, और फिर इस तरह चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है या इंपोर्टर अपॉइंट करता है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदे और फर्दर आगे दे दे होलसेलर को या रिटेलर को। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में चीजें खरीदता है और बेचता है। लेकिन अब होलसेलर कुछ बहुत सियाने भी हैं। होलसेलर वो होता है जो रिटेल, चाहे वो उधार पे दे दे चाहे कैश पे दे दे। लेकिन होलसेलर ऐसे भी हैं जो खुद चीजें खरीदते ही नहीं है। उन्होंने पीछे कंपनी के साथ बातचीत की हुई है, वो आगे से ऑर्डर लेते हैं, इधर से माल लेके उसको दे देते हैं, अपनी कमीशन रख लेते हैं। सर समझ आ रही है? ऐसा बंदा भी होलसेलर कहलाता है। वो कहता है होलसेलर में वो बंदा भी शामिल है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स काटता है। अच्छा जनाब, ये सारी डेफिनेशंस थी। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? वो बंदा जो कि रजिस्टर्ड हो
या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड हो, या जिसे जिसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस बंदे को रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है। अच्छा जी, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है? हर वो एक्टिविटी जिसका जो जिसमें ट्रेड बिजनेस मैन्युफैक्चर है वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। जिसमें गुड सप्लाई हो रही है, सर्विसेज हो रही है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। चाहे वो वन ऑफ हो या चाहे वो एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या शामिल नहीं है? बट डज नॉट इंक्लूड। टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है ये बता दिया। बेसिकली बिजनेस, ट्रेड, सर्विस का कर रहे हो, वन ऑफ है तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू में हुआ एंड में हुआ, ये सब टैक्सेबल एक्टिविटी है। यानी टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है इस एक्टिविटी पे टैक्स लगना है। ऑन द अदर हैंड, क्या टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है? अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं। सर जी, अगर मैं आई कैब में काम कर रहा हूँ और मैं आई कैब को कहता हूँ कि सर मेरी तनख्वाह 1 लाख है, इसके ऊपर 18% टैक्स लगा के मुझे 1,18,000 रुपये करें, वो कहेंगे भाई क्या हो, मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। जो सर्विसेज एम्प्लॉय देता है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। जो प्राइवेट और रेक्रिएशनल परस्यूट है, अच्छा अगर कोई बंदा शौक से काम कर रहा है, वो तिजारत की बिजनेस की नीयत से काम नहीं कर रहा, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। और अगर एक से ज्यादा लोग शौक से काम कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं। अच्छा जी, टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड टैक्स पीरियड क्या होता है सर जी? इसमें कहा जाता है कि वो पीरियड जिसका टैक्स जमा कराने से टैक्स पेड कहते हैं। सेल्स टैक्स में ये पीरियड 1 माह का होता है, इनकम टैक्स में ये पीरियड 1 साल का होता है। ई इंटरमीडियरी वो बंदा है जो टैक्स पेड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एफबीआर को जमा करवाता है, एफबीआर के रिक्वायर्ड फॉर्मेट पे। ये इनकम टैक्स में भी ई इंटरमीडियरी वही और सेल्स टैक्स में। कॉटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। पहली तो बात है, ऐसी इंडस्ट्री ये छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको रियायत देंगे, सेल्स टैक्स की रियायत होती है इनको। क्या रियायत है? पहली तो बात है, कॉटेज इंडस्ट्री होती कौन सी है? जिनका इंडस्ट्रियल गैस या बिजली का कनेक्शन ना हो, जो रेजिडेंशियल एरिया में वाक़ हो, फैक्ट्री एरिया में वाक़ ना हो, इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ ना हो, जिसके पास लेबर 10 से ज्यादा की ना हो, जिसका टर्नओवर 8 मिलियन से ज्यादा का ना हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री होने से क्या होता है? सर कॉटेज इंडस्ट्री जो आइटम भी बनाएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। एक बंदा है अपने घर में छोटी सी फैक्ट्री सी बनाकर उसमें वो सर्फ बनाता है, कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं होता, वो सर्फ बेचता है 300 रुपए का। इस सर्फ पे ये एग्जेम्प्ट होगा, इस पे 18% टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यही सर्फ आप मार्केट या कंपनी से खरीदेंगे तो वो टैक्सेबल होगा। तो जिस तो ये 300 रुपए का बेचेगा तो ये पड़ेगा आवाम को 354 का। ऐसा ही है ना? ये 300 को बेचेगा आवाम को, ये 300 का ही मिलेगा। तो आवाम के लिए कौन सा ज्यादा सस्ता होगा? और मेरी बात समझ आ रही है? ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। कॉटेज इंडस्ट्री जो चीजें बेचती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। जो खरीदती हैं उस पर नॉर्मल रूल अप्लाई होता है। ठीक हो गया?
तो ये बात है। अभी इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, डब्बे का जो दूध है उस पे सेल्स टैक्स लग गया, लेकिन जो पेस्चराइज मिल्क है जो प्लास्टिक पैकिंग में है उस पे नहीं सेल्स टैक्स। सर समझ आ रही? ले सर, एक कॉन्सेप्ट है क्रस्ट का। क्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चीज बेची। मिस्टर ए ने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, इस पे 18 रुपए टैक्स दिया था। मिस्टर ए ने यही चीज 200 रुपए की बेच दी और इस पर 36 रुपए का टैक्स चार्ज किया। ये वाली चीज इसने मिस्टर बी को बेची। मिस्टर बी ने 36 रुपए का इनपुट दिया और इसने ये 400 की बेची, 75 का आउटपुट था। जब मिस्टर बी एफबीआर के पास गया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें 36 रुपए 72 मैंने तुम्हारे देने थे, 36 रुपए मैंने तुमसे लेने थे, मैं तुम्हें 36 अदा करूंगा। एफबीआर ने कहा कैसे? उसने कहा ये देखो मैंने परचेज की थी। एफबीआर को जब इसने कहा ना परचेज की थी, एफबीआर का एक सिस्टम है क्रस्ट, ये फौरन इसकी परचेज को मिस्टर ए की सेल्स के साथ क्रॉस मैच करेगा। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये क्रस्ट होता है भाई। एक की सेल और दूसरे की परचेज आपस में टैली होगी ना, ऐसे ही सिस्टम चल रहा है ना। तो ए की सेल और बी की परचेज आपस में क्रॉस मैच होगी, इसको कहते हैं क्रस्ट। ये एक सिस्टम है जो क्रॉस मैच करता है। ये एक सिस्टम है जो क्रॉस मैच करता है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। सर, computerized program for analyzing and cross matching of risk of sales tax return, referred as CREST, CRUST, computerized risk based evaluation of sales tax। कब तक रिटर्न जमा करानी है? जिस महीने की रिटर्न है अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करानी है। सर जी मैं आपको बेसिक जोन से निकाल दी है, अब मैं आपको सप्लाई वाले जोन पे लेके आ रहा हूं। ये अच्छा, इससे भी पहले ना मेरा दिल चाहता है मैं आपको हम्म, मैं आपको ये वाली बातें बता दूं। अच्छा जी, मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाली बात की तरफ ले आया हूं। मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि सेल्स टैक्स क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए। अब मैं आपको ला रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की तरफ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जी रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। अब अगला पॉइंट ये है कि हु इज रजिस्टर्ड। तो भाई जो सेल्स टैक्स 1990 के तहत रजिस्टर्ड हो गया उसे रजिस्टर्ड कहते हैं। हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, हाँ इसको देखना पड़ेगा। सर जी ये 6 लोग हैं ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। सर कौन कौन से? मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। रिटेलर other than who is liable to pay sales tax, a retailer who is liable to pay sales tax except such retailer required to pay sales tax through his electricity bill। Importer, exporter, an exporter who intends to obtain sales tax refund against his zero rated supplies। Wholesaler, dealer or distributor, a person who is required under the federal law or provincial law। ये सारे वो लोग हैं जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं। मैन्युफैक्चर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, रिटेलर सिवाय सिवाय वो रिटेलर जो बिजली के बिल के थ्रू सेल्स टैक्स देता है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा 2 तरह के रिटेलर होते हैं, एक टीयर 1 रिटेलर बड़े वाला रिटेलर, एक टीयर 2 रिटेलर छोटे वाला रिटेलर। जो टीयर 1 बड़े वाला रिटेलर होता है ही इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड,
लेकिन छोटे वाला रिटेलर लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होता। इंपोर्टर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, एक्सपोर्टर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, और कोई और बंदा जिसको लॉ कह दे ये भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। अब किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन करानी है, उसका दिल चाहता है मैं रजिस्टर हो जाऊं, कैसे होगा? दरखास्त देगा। किसको दरखास्त देगा? रीजनल टैक्स ऑफिस में दरखास्त देगा। और रीजनल टैक्स ऑफिस कौन से वाला? वो कहता है भाई आप ये बताएं कि आप हैं कौन, आप कंपनी है या कंपनी नहीं है? उसने कहा भाई हम कंपनी है। उसने कहा कंपनी है तो बताएं आप पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? उसने कहा हम पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है तो जिस आरटीओ की हदूद में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है, उस आरटीओ उस रीजनल टैक्स ऑफिस के पास जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। हमारा सवाल क्या था? किस आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है? किस आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है? इधर लिख दूं? जी, एक कंपनी है और एक अदर देन कंपनी। कंपनी में या पब्लिक है या प्राइवेट है। प्राइवेट है, पब्लिक है तो जहां जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस आरटीओ के पास जाना है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो देखेंगे कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो जिस आरटीओ की हदूद में फैक्ट्री है उस आरटीओ के पास जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर प्राइवेट अगर बिजनेस कर रहा है तो जहां पर बिजनेस कर रहा है, जो दुकान है, जो ऑफिस है, वहां पर वो जगह जिस आरटी की दूध में उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। अगर आप कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल या एओपी है, तो आप मैन्युफैक्चरर है, तो जो जिस आरटीओ की दूध में फैक्ट्री है उसके पास जाना है। अगर आप अदर देन मैन्युफैक्चरर है, तो जहां पर बिजनेस कैरी ऑन होता है वहां पर जाना है। ले सर, ये आ गया सर हमारा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। आपने किसको दरखास्त देनी है ये तो पता चल गया। कौन से कवायद जमा कराने हैं? सर जी आपने बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट जमा कराना है, बिजली गैस के मीटर की रजिस्ट्रेशन नंबर जमा करानी है, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो सारी ब्रांचेस की डिटेल जमा करानी है, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ, लोकेशन शेयर करनी है बिजनेस प्रेमिसेस की। अगर आप मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर होना चाहते हैं तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ देने हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का मीटर भी जीपीएस टैग्ड होगा। सारे कवायद जमा करा दें, सेल्स टैक्स वाले आपको रजिस्टर कर देंगे। अब आप रजिस्टर हो गए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जी मैं रजिस्टर हो गया हूं। लेकिन आपने बड़ा जरूरी काम करना है। आजकल तो सिम नहीं निकलती बायोमेट्रिक के बगैर। आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी बायोमेट्रिक के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। इस रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर अंदर आपने ई सहूलत सेंटर जाके बायोमेट्रिक करानी। अगर आपने ये ना कराई, अच्छी भली रजिस्ट्रेशन हो गई थी, क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास फील्ड ऑफिसर आएंगे, मोटरसाइकिल पर 2 बंदे आपकी फैक्ट्री में आएंगे, कहेंगे भाई आपके जो कवायद है उसके मुताबिक चेक करना चाहते हैं, वाकई यहाँ पर वो सारी चीजें हैं। वो बंदे जनाब सारी तफ्तीश करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। वो सारी डिटेल चेक करने के बाद स्क्रूटनी करेंगे और फिर नतीजा निकालेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें उनको चाहिए। वो आपने डॉक्यूमेंट्स कवायद वगैरह पूरे करने हैं। अगर आपने वो पूरे नहीं किए और 15 दिन से ज्यादा गुजर गए तो अच्छे भले आप रजिस्टर हो गए थे, वो दोबारा आपका नाम सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से निकाल देंगे। ये रजिस्ट्रेशन की पूरी स्टोरी है। इस तरह से आपने रजिस्टर होना।
अब आप रजिस्टर हुए तो क्या होता है, आउटपुट चार्ज होता है, इनपुट क्लेम होता है। एक बंदा है, यहां तक मेरे साथ चल लियो, यस और नो? आगे चलूं? सर कॉन्सेप्चुअली ये समझना जरा, ये रट्टे से ज्यादा अकल से समझने वाली चीज है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने लगा हूं। देखो प्लांट एंड मशीनरी थी, आपने इंपोर्ट की थी, आपने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट स्टेज पर आपने सेल्स टैक्स दिया, आपका दिल था कि आप सेल्स टैक्स क्लेम करेंगे। सेल्स टैक्स क्लेम तो वो कर सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, और रजिस्टर होने के लिए आपको जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए। आप फंस गए। यार मेरे साथ बात चल रहे हो? अभी तो पढ़ाया है कि अगर आपने रजिस्टर होना है तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट स्टेज पर सेल्स टैक्स दे रहे हो, सेल्स टैक्स क्लेम करना चाहते हो, क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन होने के लिए जीपीएस टैग फोटोग्राफ की जरूरत है, और जीपीएस टैग फोटोग्राफ प्लांट एंड मशीनरी की कहां से लाऊं? वही तो इंपोर्ट कर रहा हूं। समझ आ रही? ये ना एक लॉ में प्रॉब्लम आ गई है, लूप होल आ गया। इसका भी हल इन्होंने निकाला। इसका हल क्या है? इसका हल है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। इसका हल है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। सर जी अगर आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर लें तो 72 आवर्स में आप टेम्पररी रजिस्टर हो जाएंगे, और आप 60 दिन तक रजिस्टर रहेंगे। 72 आवर्स में आप टेम्पररीली रजिस्टर हो जाएंगे और आप 60 दिनों तक रजिस्टर रहेंगे। ये जो बंदा टेम्पररीली रजिस्टर हो जाता है, इसको फायदा क्या होता है? इसको टेम्पररी रजिस्टर होने के लिए इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट, जिसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी, और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, गुड्स डेक्लेरेशन और बिल ऑफ लेडिंग, ये जमा कराने होते हैं। जो बंदा टेम्पररी रजिस्टर होता है, क्या वो इनपुट क्लेम कर सकता है? नो। क्या वो आउटपुट चार्ज कर सकता है? नो। तो फिर टेम्पररी रजिस्टर्ड होने का क्या फायदा होगा? ना इनपुट क्लेम कर सकता है, ना आउटपुट चार्ज कर सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर लेगा। और भाई आपको बताता चलूं, अगर 60 दिन की गेम है, अगर 60 दिन के अंदर अंदर मशीनरी ना आई, या इसने मशीनरी मंगवा के इंस्टॉल ना की और मशीनरी आगे भेज दी, तो जो इनपुट टैक्स इसने क्लेम करना, वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। और जो इसको फायदा टेम्पररी रजिस्टर्ड एज मैन्युफैक्चरर जो फायदा होना था टेम्पररी रजिस्टर्ड होने का, वो नहीं होगा। ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की बात थी। अब आ गई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अब ध्यान से सुनिएगा। सर जी एक बंदा सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, कमिश्नर को लगा कि इस बंदे को रजिस्टर होना चाहिए। कमिश्नर ने उसको नोटिस भेजा। नोटिस भेजकर कमिश्नर ने उसको कहा, भाई मेरा तो ख्याल है तुम रजिस्टर होना चाहिए तुम्हें, तुम रजिस्टर क्यों नहीं हो? उसने उसे कहा कि मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप मुझे बताएं मुझे कैसे रजिस्टर होना चाहिए। कमिश्नर ने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। वो कमिश्नर के पास जाएगा, बैठ के बात हुई, नतीजा ये निकला कि इसको रजिस्टर हो जाना चाहिए। कमिश्नर इसको कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए रजिस्टर कर देगा। ये बात तो बड़ी सिंपल और सादा थी। प्रॉब्लम वहां पर आई जब कमिश्नर को लगा कि इस बंदे को रजिस्टर हो जाना चाहिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ। उसने कमिश्नर को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। कमिश्नर साहब को बुरा लगा। कमिश्नर ने कहा चलो इसके बाद टाइम नहीं है, मैं इसे खुद ही रजिस्टर कर देता हूँ। कमिश्नर साहब ने इसको जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए जब उसे रजिस्टर करेंगे तो उस बंदे पर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो किसी आम रजिस्टर्ड बंदे पर होती है। अब उस बंदे ने आउटपुट चार्ट भी करना है, इनपुट क्लेम भी करना है, रिटर्न भी जमा करानी है। वो सारी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन वाली जिम्मेदारियां इस पर लागू होती हैं।
तो भाई इसको रजिस्टर होना चाहिए था। कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ये सारी सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, ये सारी सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा। अच्छा जी, अब अगर ये, अब ये बंदा तो ये तो जवाब ही नहीं दे रहा था, इसको तो कमिश्नर का नोटिस आया था, इसने आंखें ही मोच ली थी, इसने सोचा था छोड़ो मैं इसकी बात ही नहीं करता। कमिश्नर साहब ने इसको जबरदस्ती रजिस्टर करके इसके नोटिस भी भिजवा के इसको कहा भाई तुम रिटर्न जमा कराओ। इस बंदे ने कुछ ऐसा नहीं किया, अब कमिश्नर को गुस्सा चढ़ गया, कमिश्नर इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले। और आखिरी बात ये लिखी हुई है, जब कमिश्नर लीगल एक्शन लेने लगा तो वो बंदा कमिश्नर के सामने पेश हुआ और उसने कहा भाई मैं तो मुझसे बाहर था, मुझे तो पता ही नहीं चला आपने नोटिस कब भेजे हैं, मैं तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, आपने मुझे जबरदस्ती रजिस्टर भी कर दिया, इतना डिफॉल्ट सर चार्ज और पेनल्टी भी लगा दी है। तो कमिश्नर ने कहा नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, तुम वाकई रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर वो वाकई लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कमिश्नर कहेगा नहीं तुम पर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं है, कुछ तुमने पे नहीं करना, कोई पेनल्टी नहीं है, और कमिश्नर साहब कंप्यूटराइज सिस्टम से उसका नाम खत्म करवा देगा। सर समझ आ रही है? दिस इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो भाई इस तरह से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात है। उसके बाद आ गया डी रजिस्ट्रेशन। अब तक आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस तक पहुंच गए, अगला स्टेप है डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन क्या है? सर रजिस्टर हुए हुए बंदे को डी रजिस्टर करना, वापस करना, अनरजिस्टर करना। वो कब होगा? उसने कारोबार ही बंद कर दिया, अब रजिस्टर रह के उसने क्या करना है? उसने, उसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई हैं, उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर लिया, मर्ज हो गया है, या वो 6 माह से लगातार रिटर्न जमा नहीं करा रहा, ये सारे केसेस हुए हैं जिस पर किसी बंदे को डी रजिस्टर किया जा सकता है। अब ये आपको याद करने चाहिए। वो ये पूछे किन केसेस में बंदा डी रजिस्टर हो सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए। सर हर वो बंदा जो कारोबार खत्म कर देता है, जिसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, या जो रजिस्टर नहीं रहता, वो कमिश्नर को दरखास्त देगा और कमिश्नर को कहेगा कि मुझे डी रजिस्टर कर दें। कमिश्नर उस दरखास्त के 90 दिन के अंदर अंदर, या जब वो वाजिबात अदा कर दे, विच एवर इज लेटर, उसे डी रजिस्टर कर देगा। दरखास्त के 90 दिन के अंदर अंदर, या जब वो ड्यूज क्लियर कर दे, विच एवर इज लेटर, उसे डी रजिस्टर कर देगा। आपको बताता चलूं, जब कमिश्नर के पास डी रजिस्ट्रेशन की दरखास्त आती है, कमिश्नर साहब कहते हैं इसका ऑडिट करो और ध्यान से चेक करो कि इससे कोई बकाया जात तो नहीं है लेने वाले। वो सारा हिसाब चेक करते हैं और उसके बाद फाइनली वो फाइनल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी निकालते हैं। जब वो लायबिलिटी पे हो जाए या दरखास्त देने के 90 दिन के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर, उस बंदे को डी रजिस्टर कर दिया था। यहाँ पर 2 बार 90 दिन लिखा हुआ है, एक बार 90 दिन लिखा हुआ है दरखास्त देने के 90 दिन के अंदर अंदर, एक बार ये 90 दिन लिखा हुआ है, ये 90 दिन लिखा हुआ है ऑडिट प्रोसीडिंग 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये 2 90 दिन अलहदा अलहदा है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। आपको पता है अगर कोई बंदा 6 माह तक लगातार रिटर्न फाइल ना करे तो उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। यस, एक बार उसे नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट दी जाएगी, वो कहेगा मैं कारोबार का नहीं ना, मेरा कारोबार ही ठप हो गया, वो कहेंगे चलो छोड़ो इसको भी डी रजिस्टर कर देते हैं। या ये भी होता है बात का, वो कहता है भाई मैं कारोबार कर रहा हूँ लेकिन जो आइटम्स मेरी अब जो आइटम मैं बेच रहा हूँ वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं, तो उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। सर अगर कोई बंदा डी रजिस्टर हो गया तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि उसने किसी बंदे का 26 लाख देना था तो अब नहीं देना पड़ेगा। डी रजिस्टर होने के बाद जो बकाया जात थे वो तो उसे अदा करने ही पड़ेंगे। सस्पेंशन ऑफ डी रजिस्टर जी, मैं डी रजिस्ट्रेशन के बाद अगले स्टेप पे आ गया, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जी कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, एक तरफ होता है आप फर्द जुर्म आयद होता है,
यानी इसको ऐसे समझाता हूं मैं कि सर एयरपोर्ट में एक बंदा पैसे ले रहा था किसी से, उसकी वीडियो वायरल हो गई, तो एयरपोर्ट हुकाम जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी सबसे पहले पता क्या करेंगी, उस बंदे को सस्पेंड कर देंगे, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद नतीजा निकलेगा ये बंदा क्या रिश्वत ले रहा था, अगर वाकई रिश्वत ले रहा हुआ तो उसे डिसमिस किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक बंदे के खिलाफ सॉलिड सबूत आ जाए कि वो टैक्स चोरी कर रहा है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके खिलाफ तहकीक होती है, और तहकीक करने के बाद अगर साबित हो जाए कि वो वाकई टैक्स चोर था तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो। तो सस्पेंशन एक दरमियान वाला फेज है जिसमें उसकी हैसियत एक आम से टैक्स पेयर की नहीं है। सर समझ आ रही है? तो ये सस्पेंशन वो वाला फेज है। हाँ, साबित हो गया तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर ये साबित हो गया कि वो नहीं, वो ठीक आदमी है, तो वो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे वापस बहाल हो जाएगा। तो भाई सस्पेंशन वो वाला दरमियान वाला फेज है। सर टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड हुआ है किन वजूहात पर? सर वो बंदा खुद अवेलेबल ही नहीं होता रजिस्टर्ड ऑफिस प्रेमिसेस में, या टैक्स वाले गए हैं, उस बंदे ने टैक्स वालों को अंदर ही नहीं आने दिया, या एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, यानी परचेजेस बहुत ज्यादा है और सेल्स थोड़ी सी है, या सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से की गई हैं, या नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे, या ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर जुरिस्डिक्शन है, किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर ने आपकी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर को कहा कि इस बंदे को क्या कर दो, ब्लैक लिस्ट कर दो, या कोई और रीजन टू बी रिकॉर्डेड है। ये वो सारी बातें जिसकी वजह से किसी बंदे को भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जी, 1 2 3 4 5 6 7 इनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता। ब्लैक लिस्ट बाद में होगा, पहले क्या होना है, सस्पेंड होना है। ब्लैक लिस्ट तो तब होना है ना जब जुर्म साबित हो गया है, तो ब्लैक लिस्ट बात की बात है, पहले आ जाए भाईजान। अब से पहले आपने हर मौके पे पढ़ा आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई बंदा टैक्स एवेजन और टैक्स फ्रॉड कर रहा है और ये सारी चीजें हैं, विदाउट नोटिस उसे क्या कर देंगे, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी नहीं, डायरेक्ट सस्पेंड, डायरेक्ट सस्पेंड, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आ जाएगा उसका। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। वजह बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, शो दिखाओ कॉज, वजह तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने टैक्स चोरी क्यों किया। इफ द आंसर इज शो कॉज नोटिस अगर नहीं दिया गया, इसका मतलब है ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉइड हो गया, वो बंदा बहाल हो गया। शो कॉज नोटिस दिया है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आया, कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, एक्सेस अलाउ नहीं की, या कोई और रीजन है, तो जनाब इस केस में ऐसे बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। हाँ, तीसरी बात, शो कॉज नोटिस दिया, उसका जवाब भी दे दिया, कमिश्नर सेटिस्फाइड भी हो गया, ऐसा बंदा सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, इस केस में भी बंदा बाइज्जत बहाल हो जाएगा, बरी हो जाएगा, वापस एक अच्छे वाला टैक्स पेयर बन जाएगा। सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग की ये पूरा मैप और स्टोरी है। अब यहां पर 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि सर अभी पीछे भी आपने कहा था कि अगर कोई बंदा, अभी पीछे भी आपने कहा था कि अगर कोई बंदा कंसेक्यूटिव 6 माह तक रिटर्न फाइल ना कर उसे डी रजिस्टर कर देंगे, और इधर भी आपने कहा कि कोई बंदा कंसेक्यूटिव 6 माह तक
अगर कोई बंदा कंसेक्यूटिव 6 माह तक रिटर्न फाइल ना करे तो उसे सस्पेंड कर देंगे। ये चक्कर क्या है, इस चक्कर का जवाब मैं देता हूं। मैं 1 मिनट आ गया रेलिवेंट स्लाइड पर जी। अब मेरी बात सुनो, अगर वो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा जबकि उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी बनती थी, वो टैक्सेबल सप्लाईज बेच रहा है, टैक्सेबल सप्लाईज खरीद रहा है, तो भाई उसको चाहिए था ना कि रिटर्न फाइल करता, उसने नहीं की, इस केस में से सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अगर वो सप्लाईज कर ही नहीं रहा, उस केस में से क्या किया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। जिसको रजिस्टर रहने की जरूरत ही नहीं है उसे डी रजिस्टर करेंगे, जिसको रजिस्टर रहने की जरूरत थी उसको सस्पेंड। यार मेरा पॉइंट भी कर रहे हो, ये असल बात है, ये दोनों में फर्क है। फिर एक बात और थी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करता हूं। हुआ ये, एक आरटीओ में बंदा था मिस्टर ए, ये दूसरे आरटीओ का बंदा था मिस्टर बी, ब्लैक लिस्टेड आदमी था, ये सारी परचेजेस उससे कर रहा था। जब ये बात इस आरटीओ के कमिश्नर ने देखी ना, तो इसने आरटीओ 1 के चीफ कमिश्नर को बताया कि सर जी खुदा का खौफ करें, आपके आरटीओ में आपके रीजन में एक बंदा है, वो सारी परचेजेस हमारे रीजन के ब्लैक लिस्टेड बंदे से करी जा रहा है, इस बंदे को फौरन रोके और सस्पेंड करें। जब ये बात चीफ कमिश्नर को पता चलेगी, चीफ कमिश्नर साहब मिस्टर ए को क्या कर देगा, सस्पेंड। याद रखें, जो बंदा सस्पेंड हो गया वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, और उसकी इशू की हुई इनवाइस पर कोई दूसरा बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। अब इसके अंदर भी एक बारीक बात है, 2 बार पेपर में आई है। एक बंदे को ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मिला है 1/1/2024 को, इसकी एक इनवॉइस थी 5/1/2024 की। क्या इस इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है? द आंसर इज नो। भाईजान सस्पेंशन का ऑर्डर मिल गया है, उसके बाद उसने इनवॉइस इशू की है, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम। एक इसकी इनवॉइस थी 25/12/2023, क्या इस इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है? द आंसर इज नो। जब एक बंदा सस्पेंड हो गया तो खत्म, अब इस बंदे की इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, ये बात 2-3 बार पास पेपर में, ये देखो, वेदर इशूड प्रायर टू और आफ्टर सच, 2 बार ये वाली बात पास पेपर में उसने पूछी है। मैंने आपको ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन वाली सारी बातें बता दी, रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको सप्लाईज और उससे रिलेटेड छोटे थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। यानी चैप्टर 17 के ना एक बेसिक पोर्शन था वो करवाया मैंने, एक रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन करवाया। अब कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट हैं सप्लाई और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो मैं बताने लगा हूं। ये वाले जो कॉन्सेप्ट अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सीरियसली ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको बड़ा ज्यादा न्यूमेरिक के साथ मिला के पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन वाला जो बात है उसका न्यूमेरिक से कोई लेना देना नहीं, वो मेनली थ्योरेटिकली पूछता है, डेफिनेशन थ्योरेटिकली पूछता है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल मिक्स है सर, क्या पता न्यूमेरिकली पूछ ले, क्या पता थ्योरेटिकली पूछ ले, क्या पता दोनों तरीके से पूछ। छोटा छोटा सा वो सवाल दे देता है जिसमें वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। सर जी सप्लाई क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि सप्लाई इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स। सप्लाई क्या है? सप्लाई वो है जिसपे सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए।
सप्लाई वो है जिस पर सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। सेल सप्लाई है, और सप्लाई का क्या मतलब है? जिस पर सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे को, ये भी सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। पुट टू प्राइवेट यूज, ये भी सप्लाई है, और इसका मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाए। पुट टू बिजनेस यूज, ये भी सप्लाई है, और इसका मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। नॉन बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी सप्लाई है, और इसका मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। ऑक्शन, ये भी सप्लाई है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द डेट, कर्ज उतारना था, उसकी बजाय कोई चीज दे दी, ये भी सप्लाई है, इसका मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। एक बंदा अच्छा भला रजिस्टर्ड था, वो डी रजिस्टर हो गया। जिस वक्त वो डी रजिस्टर हुआ, उसके बाद जितना अनसोल्ड स्टॉक था, समझा जाएगा सप्लाई हो गई, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर अगर एक बंदा किसी दूसरे की आइटम पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वापस करता है, जिस वक्त वो उसे वापस करता है, समझा जाएगा सप्लाई हो गई। तो फिर सप्लाई का क्या नतीजा निकला? सेल सप्लाई है, ट्रांसफर सप्लाई है, पुट टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज सप्लाई है, ऑक्शन सप्लाई है, डिस्पोजल ऑफ गुड टू सेटिस्फाई डेट सप्लाई है, possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be registered, ये सप्लाई है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, ये भी सप्लाई है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज may specify such other transaction which shall or shall not constitute supply। सर फेडरल, आपको पता है फिर फेडरल मिनिस्टर के पास पावर है, वो भी बता देगा कि फलां चीज सप्लाई हो गई या फलां चीज सप्लाई नहीं होगी। तो सर क्या ये सारी बातें पिक कर गए हो? ये सब सप्लाई है। सर सप्लाई वो है जिस पर सेल्स टैक्स लगना है। सेल्स टैक्स कितना लगता है? 18% लगता है। किसका 18%? ये अगला सवाल है। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का 18%। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? सर आपने सप्लाई क्या किया है? कोई चीज सप्लाई की है जी, गुड सप्लाई की है, हाँ जी। वो कहता है ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपने अपनी एसोसिएट को कोई चीज सप्लाई की है, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। आपने 100 रुपए की चीज अपने एसोसिएट को 70 रुपए की दे दी है, तो टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? 100 पे या 70 पे? 100 रुपए पर। ओ भाई मेरे साथ चल रहे हो? 100 रुपए पर। सर जी अगर आपने किस्तों पर चीजें दी है, 100 रुपए की चीज थी, किस्तों पर 120 की दी, तो टैक्स 100 रुपए पर लगेगा, 120 पर? 100 रुपए पर, ओपन मार्केट प्राइस पर। अगर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश और एक ट्रेड। याद रखिएगा कैश डिस्काउंट के केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम करते हैं। अगर वो डिस्काउंट इनवॉइस पर शो हो रहा हो, और वो डिस्काउंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, रूटीन डिस्काउंट हो। सर आजकल हर ब्रांड पर 50% ऑफ लगा हुआ है, 14 अगस्त सेल, ये वो, ये रूटीन डिस्काउंट। अगर आप अपने रिश्तेदार को डिस्काउंट दे रहे हैं, ये स्पेशल डिस्काउंट है, ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है। उस केस में फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता, असल वैल्यू पर टैक्स लगता है। सर समझ आ रही है? तो डिस्काउंटेड वैल्यू की बात कब आनी है? जब डिस्काउंट इनवॉइस पर शो हो, और ये एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कैश डिस्काउंट का नाम लेगा, आपने कहना है भाईजान कोई लेस नहीं होना, वैल्यू सप्लाई ने कम नहीं होना। अगर डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो ओपन मार्केट वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर जी अगर थर्ड स्केजुअल आइटम है, अगर थर्ड स्केजुअल आइटम है, तो फिर तो रिटेल प्राइस होता है। आगे आ रहा है, थर्ड स्केजुअल आइटम पर हमेशा रिटेल प्राइस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर अदर देन थर्ड स्केजुअल है, तो जो गुड्स कस्टम दे दी होती, उसने कहा एक्सक्लूडिंग सेल्स। अगर थर्ड स्केजुअल होगा तो रिटेल प्राइस है।
अगर अदर देन थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो वो इंपोर्टेड वैल्यू, इंपोर्टेड गुड्स है, तो द वैल्यू डिटरमिन अंडर कस्टम एक्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी चार्ज ऑन इट इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट। अच्छा, अगर ये पता चल जाए कि ये दो नंबर ही हो रही है, वैल्यू ये नहीं बनती, जानबूझ के वैल्यू कम ले रहे हैं, तो फिर ना एफबीआर वाले कमेटी बना लेंगे। इसमें एक टैक्स का बंदा होगा और एक ट्रेड का बंदा होगा, वो वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अगर अगर टैक्सेबल गुड्स के अलावा गुड्स सप्लाई की जाए तो कौन सी वैल्यू लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। जनरल रूल जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। बिजली के बिल पर भी सेल्स टैक्स लगता है, किस वैल्यू पे लगता है? बिल की वैल्यू पर नहीं लगता, एनर्जी चार्जेस पर लगता है। गौर से देखना, वापडा के बिल पर एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर वापडा का बिल ना हो, प्राइवेट बिल हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बिल हो, तो वो बिल की अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगता है। वापडा के केस में एनर्जी चार्जेस पर, और अगर प्राइवेट या इलेक्ट्रिक पावर और गैस डिस्ट्रीब्यूशन है तो बिल की अमाउंट पर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर यूज व्हीकल है, कोई बंदा व्हीकल खरीदता है 7 लाख रुपए की और व्हीकल बेच देता है 9 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की वैल्यू एडिशन होगी, इस पर लगेगा 18%। जितनी वैल्यू एडिशन होगी उस पर लगेगा। सेम टाइप ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट वैल्यूज। सर ये अगली बात, वो कहता है अगर एक इंपोर्टेड गुड्स है डिफरेंट क्लास के लिए, डिफरेंट वैल्यू की गुड्स है, तो उस पर किस तरह से टैक्स रहेगा? वो कहता है इंपोर्टेड फिक्स कर लेंगे वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड, fix the value of imported goods or fix different values for different class. The value at which the import or supply is made is higher than fixed by the board. The value of the good shall be the value at which the import or supply is made. ये अगला पॉइंट, the value at which the value or import is made is higher than fixed by the board. तो भाईजान, अगर बोर्ड भी वैल्यू कम रख दे और असल वैल्यू ज्यादा हो तो बोर्ड कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ो, जिस पे टैक्स ज्यादा लगता है वो कर लो। यानी एक वैल्यू जो बोर्ड ने फिक्स की है और एक वैल्यू है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। हम कौन सी वैल्यू लेंगे? विच एवर इज हायर। वैल्यू ऑफ गुड शैल बी वैल्यू एट विच द इंपोर्ट और सप्लाई इज मेड। जो हायर हो बेसिकली, अगर बोर्ड से ज्यादा वैल्यू जो इंपोर्ट की है तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो ले लेंगे, हायर लेते हैं असल में। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 18% किस वैल्यू का लेना है। दिस इज मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन। टाइम ऑफ सप्लाई, किस वक्त सप्लाई हो किया जाए। सर जी देखिए, क्या समझा जाएगा कब सप्लाई हुई है? सर 29 अगस्त को ऑर्डर दिया था, 5 सितंबर को गुड्स डिलीवर हुई, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जब ऑर्डर दिया था या जब गुड्स डिलीवर हुई हैं? जब गुड्स डिलीवर हुई हैं। जब गुड्स डिलीवर हो जाए वो सप्लाई है। 29 अगस्त को ऑर्डर दिया था और फोन कर दिया था सर आइटम्स आ गई हैं, आप आके पिक कर लें। 5 सितंबर को उसने डिलीवरी ली है, क्या समझा जाएगा? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जब अवेलेबल हो गई। भाई आपने तो फोन करके कह दिया ना कि आके ले लो, अवेलेबल हो गई, तो भाई जब गुड्स डिलीवर हो गई या जब अवेलेबल हो गई, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हायर परचेज एग्रीमेंट है तो जब एग्रीमेंट हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सर्विसेज दे रहे हो तो जब सर्विसेज प्रोवाइड की गई। अगर पार्ट पेमेंट थी, आधी पेमेंट फरवरी में की है, आधी पेमेंट मार्च में की है। जब फरवरी में की है तो वो गुड्स एग्जाम्प्ट थी, जब मार्च में की है तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई, यानी वो गुड्स टैक्सेबल हो गई। तो क्या समझा जाएगा सप्लाई कब हुई? क्या समझा जाएगा सप्लाई कब हुई?
सर उसने कहा है अगर पार्ट पेमेंट थी और आपने जो पेमेंट की थी वो टैक्सेबल गुड्स के वाले से की थी, फिर तो कोई मसला नहीं है। जब गुड्स सप्लाई हुई तब समझा जाएगा, वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी समझा जाएगा सप्लाई हुई। लेकिन जब पार्ट पेमेंट की गई है, जब पहली आधी पेमेंट की थी तो वो गुड्स एग्जाम थी, जब अगली आधी पेमेंट की है तो वो गुड्स टैक्सेबल थी। तो समझा जाएगा गुड्स तब सप्लाई हुई जब एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली गई थी, यानी जब जब गुड्स क्या हो गई थी, टैक्सेबल हो गई थी। ये एक अजीब सी बात उसने कही है कि जनाब जब गुड्स टैक्सेबल हो जाए तब समझो सप्लाई भी है, ताकि टैक्स चार्ज किया जा सके और टैक्स वसूल किया जा सके। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आपको न्यूमेरिकल दे देता है तो वो आपने टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके महीने के बाद सप्लाई हुई है तो फिर वो इस रिटर्न में नहीं आएगा, अगली रिटर्न में आएगा, तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट। सर नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट कितना है, 18%। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो 4% फर्दर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, थर्ड स्केजुअल आइटम भी इसकी एक्सेप्शन है, जीरो रेटेड आइटम भी इसकी एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इदारों को सप्लाई करना भी इसकी एक्सेप्शन है, रिटेलर को बेचना भी इसकी एक्सेप्शन है, एंड कंज्यूमर को बेचना भी इसकी एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आपने याद करनी है। क्यों? न्यूमेरिकल्स में अक्सर वो कह देता है इतनी आइटम अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की, हाँ इतनी 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 जो थी वो कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई की थी। अब कॉटेज इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी नहीं, इसलिए अगर आप उसको सप्लाई करेंगे तो 4% फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। तो भाईजान स्टील सेक्टर है, हम लोग भी तो सारे अनरजिस्टर्ड ही है ना सर। हम जो मार्केट से जूस खरीद कर पीते हैं हमें तो 4% टैक्स नहीं ना लगता, क्योंकि हम कौन है, हम एंड कंज्यूमर है। हम जो फ्यूल डलवाते हैं हमें तो 4% टैक्स नहीं लगता। भाईजान मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल जेट पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। हमें जो बिजली का बिल आता है हम तो रजिस्टर्ड नहीं, हम पर तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। वो कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसकी एक्सेप्शन में है, गैस भी इसकी एक्सेप्शन में है। तो भाई ये सारी चीजें इसकी एक्सेप्शन में फॉल कर रही हैं। लिस्ट को कॉन्सेप्चुअली क्रैम करें। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो 8 नंबर का ये लिस्ट पूछ लेगा तो ऐसा नहीं है। सर थर्ड स्केजुअल आइटम का सीन क्या होता है? थर्ड स्केजुअल आइटम के वाले से दो बातें याद रखना। बात नंबर 1, पहली बात यह है कि थर्ड स्केजुअल आइटम में टैक्स कौन जमा करवाता है? मैन्युफैक्चरर, एफबीआर को जमा करवाता है। दूसरी बात, किस प्राइस पर टैक्स लगता है? फॉर एग्जाम्पल एक इदारा है, वो एफबीआर को वो अपनी प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस डिसाइड करता है 100 रुपए, प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस डिसाइड करता है 100 रुपए, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाता है 18 रुपए। ये 18 रुपए का सेल्स टैक्स किसको चले जाना है? एफबीआर। अब इसने मार्केट में ये चीज 110 की बेचनी, इसने मार्केट में ये चीज 110 की बेचनी है डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर ये वाली चीज मार्केट में 118 की बेचे। मार्केट में, सर मार्केट में इसने 110 की बेचनी है, इसने 110 की डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट में 118 की बेचनी है, और 10 रुपए इसका क्या हो जाना है, या डिस्ट्रीब्यूटर ने 108 की बेची लेट से। चलो मैं आपको तरतीब से सिखाता हूँ। हुआ ये कि ये 110 रुपए की इसने बेच दी, 18 का सेल्स टैक्स है, और 100 रुपए जो है वो रिटेल प्राइस है। ये टोटल कितना हो गया? 118। 118 की ये किसको मिलनी है?
एंड कंज्यूमर को। इस एंड कंज्यूमर ने 18 रुपए का सेल्स टैक्स पे करना है और 100 रुपए की वो आइटम खरीदनी है। ये नेस्ले वाला डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देता है। अल्टीमेटली रिटेलर जो एंड कंज्यूमर को देता है वो 118 की देता है, उसमें 18 रुपए का सेल्स टैक्स होता है और 100 रुपए रिटेल प्राइस होती है। ये वही होती है जो मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड करनी होती है। तो थर्ड स्केड्यूल आइटम की दो बातें हैं। पहली बात, मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस डिसाइड करता है, उस पर सेल्स टैक्स लगाता है और यही वो एफपीआर को जमा भी। दूसरा, किस कीमत पे टैक्स लगेगा? रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा। सर ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी आइटम है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ये बताया जाएगा कि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम। ठंडा ना लगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टॉयलेट टिश्यूज, सिगरेट, ये स्क्वैशेस, डिटर्जेंट वगैरह, ये सारी लिस्ट है। ये वो आइटम्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। थर्ड स्केड्यूल आइटम से आपके जहन में क्या बातें आनी चाहिए? दो, मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस डिसाइड करके रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स एफबीआर को देगा। और दूसरी बात, रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स लगेगा। भाईजान कुछ ऐसी थर्ड स्केड्यूल आइटम है जिन पर 18% नहीं बल्कि 25% लगना है, लेकिन ये वो वाली आइटम है जो इंपोर्ट होनी है। लोकल मैन्युफैक्चर्ड कोई ऐसी नहीं है, ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं। सिगरेट, सिगार्स हैं, बेवरेजेस हैं, बाहर के जो ड्रिंक्स हैं, कॉस्मेटिक, शेविंग क्रीम्स, टिश्यू पेपर, हाउस होल्ड, होम अप्लायंसेस, कंप्लीट बिल्ड यूनिट, सीबी होता है कंप्लीट बिल्ड यूनिट, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, मैट्रेसेस, शैम्पूज वगैरह। सर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, सर जी कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिसके बारे में बोर्ड ने बता दिया कि 25% टैक्स लगना है। ये भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपको 25% वाली कौन सी आइटम्स हैं इस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस पर 25% लगना। ये वो वाहिद, अच्छा अभी तक गौर करो, 25% जिस जिस पर लग रहा है वो क्या है? इंपोर्ट करने पर या इंपोर्टेड आइटम बेचने पर। सब्सिक्वेंट सप्लाई का मतलब होता है मैंने इंपोर्ट किया तो भी 25% दिया, मैंने इंपोर्ट किया तो भी 25% दिया, दूसरा इंपोर्टेड आइटम को बेचा तो भी 25% दिया। दोनों केसेस में मैंने 25% देना। मैंने इंपोर्टेड आइटम को बेचा है तो भी मैं 25% पे कर रहा हूं। आप लोगों को भी गर्मी लग रही किसी को, या सिर्फ मुझे ही लग रही है? एक एसी अगर और ऑन करवा दें तो थोड़ी देती है। तो ये एसी ऑन है तो टेम्परेचर कम कर दें। ले सर, ले सर आगे चलते हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस की बात कर ली तो ये सारी चीजें आ गई। अब यहां पर आपने 25% के साथ क्या चीज याद रखनी है? ये सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स है, ये वाली बात जेन में रखना। अगर आपके जेन से ये वाली बात उतर गई तो काम खराब हो जाएगा। हाँ, सिर्फ वाहिद गाड़ियां वो वाली आइटम्स हैं जो कि अगर लोकली भी मैन्युफैक्चर हो रही हो तो उस पर कितने परसेंट टैक्स लग जाना है? 25%। वो चाहे एसयूवीज हो या सीयूवीज हो और 1400 सीसी से ऊपर की हो या डबल कैबन हो। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं आई कैप ने ये पूछे हुए हैं, मैं जल्दी से आपके साथ ये सारे डिस्कस कर लूंगा। एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगना है? 18% से ऊपर टैक्स। फर्दर टैक्स और है, एक्स्ट्रा टैक्स और है, दोनों को मिक्स नहीं करना।
फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड होने की सजा है। एक्स्ट्रा टैक्स किसी आइटम पर एफबीआर का दिल चाहे कि 18% नहीं और टैक्स लगाना है, वो और लगा सकती है। कितना? 18% से ऊपर मजीद 18% तक टैक्स लगाया जा सकता है। और ये उसके अलावा है, अनरजिस्टर्ड वाला 4% तो लग ही सकता है। कैपेसिटी टैक्स होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पर टैक्स, और रिटेलर पर टैक्स। जी, कुछ ऐसे रिटेलर हैं जो छोटे रिटेलर होते हैं, उन पर उनके बिजली का बिल अगर 20,000 से ज्यादा हो तो 5%, और अगर 20,000 तक हो तो 5%, 20,000 से ज्यादा हो तो 7.5% टैक्स लगेगा बिजली के बिल पर। और 18% टैक्स एक है और 4% फर्दर टैक्स। 18% एक है और 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा। छोटे रिटेलर के लिए उसने कहा कि भाई जो जो अदर देन टीयर वन है, उसके लिए उसने कहा 20,000 तक 5%, 20,000 से ज्यादा मंथली बिल है तो 7.5%। अच्छा, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पे भी सेल्स टैक्स लगता है। हाँ जी, स्टील प्रोडक्शन पर आपको पता है मिनिमम टैक्स है। टैक्स वाले पता क्या करते हैं? मिनिमम टैक्स निकाल लेते हैं। कितना होगा मिनिमम टैक्स? लेट से टैक्स वाले कहते हैं मिनिमम टैक्स निकाल लो। मिनिमम टैक्स कितना है? मिनिमम प्रोडक्शन है, सॉरी यार, मिनिमम प्रोडक्शन। वो कहते हैं अगर आपने कोई प्रोडक्शन भी ना की तो भी मिनिमम प्रोडक्शन जितनी कैपेसिटी थी उस बेस पर आप पे टैक्स लग गया। तो टैक्स वाले मिनिमम प्रोडक्शन डिटरमिन कर लेते हैं, और फिर कम से कम टैक्स मिनिमम प्रोडक्शन के बराबर होता है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन इससे ऊपर हो तो मिनिमम और एक्चुअल विच एवर इज हायर उसके मुताबिक टैक्स लगता है। हाँ जी, इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है, ऐसी पावर है कि जिस इदारे पर जिस तरह जितना टैक्स चाहे वो लगा सकती है। बोर्ड किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को कह सकते हैं कि आप अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करो। ये वाली बात हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ी है। लो सर, लाइबिलिटी टू पे टैक्स। आगे चलो, हु इज लाइबल टू पे टैक्स? द पर्सन मेकिंग द सप्लाई इज लाइबल टू पे टैक्स। द पर्सन मेकिंग, the person serving is liable to pay tax. The person importing the goods is liable to pay tax. Collection of excess sales tax. अगर excess tax है, excess tax, इजाफी टैक्स, तो क्या हो? Any person who has collected or collect any tax or charge which was not payable as tax or which is in excess of the tax actually payable। भाईजान वो कहता है यार ये दो बातें आई कि आपको बड़ी पसंद है। तो मेरे हाथ पे चोट है इसलिए बहुत शुक्रिया सर जी। दो कॉन्सेप्ट हैं आई के आपको बड़े पसंद है। एक ये कि अगर आपने किसी से इजाफी टैक्स ले लिया है और उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है, तो जो टैक्स है अब वो आप एफपीआर को जमा करा दें, वो अब एफपीआर का हक है। अगर आपने इजाफी टैक्स लिया और उसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर पर नहीं गया, तो आप एफबीआर को कह सकते हैं कि भाई इसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर पर नहीं गया, और आप इस बात को प्रूव करेंगे कि इसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर पर नहीं गया। और इस केस में वो वाला टैक्स आप एफबीआर से वापस ले सकते हैं अगर आपने एफबीआर को जमा करा दिया है, या वो वाला टैक्स जो इजाफी टैक्स है वो आप एफबीआर को नहीं देंगे। एक्सेस सेल्स टैक्स की बात है। तीसरा, अगर एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में आपको पता था कि ये अच्छा आदमी नहीं है, गंदा आदमी है, टैक्स चोरी करता है, आपने फिर भी जानबूझ के ऐसे गंदे आदमी से परचेज की, तो इस केस में पता क्या होगा? एफबीआर वाले कहेंगे वो बंदा जो टैक्स चोर है और तुम जिसे पता था ये टैक्स चोर है, तुमने फिर भी इससे परचेज की, आप दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हो। यानी इकट्ठे भी लायबल हो और अलग-अलग भी लायबल हो। बिल आखिर होना यह है कि टैक्स वालों ने आपसे, एफबीआर वालों ने आपसे टैक्स ले लेना और उन्हें आपको कहना है कि अब उससे आप रिकवर कर लो। और सर समझ आ रही है? ये होता है ज्वाइंटली और सेवरली लायबल। ये दोनों कॉन्सेप्ट आई कैप कई बार पूछ चुका है। 4.2 और 3 इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसको। अच्छा जी, जीरो रेटेड आइटम्स। जीरो रेटेड आइटम्स वो आइटम्स जिन पर आउटपुट 0% के हिसाब से लगता है और इनपुट क्लेम होता है,
उसे जीरो रेटेड कहते हैं। जो एक्सपोर्ट है ये सारी जीरो रेटेड है। सर जी आप हवाई जहाज पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए जो जूस आपने पिया है ये जीरो रेटेड है। क्यों? सर उस कन्वेंस पर जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, जो सप्लाईज आती हैं वो जीरो रेटेड होती है। सर तीसरी बात, फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी चीज के बारे में कह दे वो जीरो रेटेड है, किसी भी वजह से नेशनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर है, तो वो भी जीरो रेटेड होगी। अलबत्ता कुछ ऐसी आइटम है जो बनाई तो एक्सपोर्ट की नीयत से थी लेकिन एक्सपोर्ट हुई नहीं। आपने कपड़ा बनाया, चाइना भेजा ताकि कढ़ाई होके वापस आ जाएगी, तो री इम्पोर्ट इन पाकिस्तान होना, इसे भी जीरो रेटेड नहीं समझा जाएगा। आपने जीरो रेटेड की नीयत से बनाया लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो भी जीरो रेटेड नहीं होगा। आपने किसी ऐसे मुल्क को चीजें सप्लाई की जिस पर जो जिनको सप्लाई करना जीरो रेटेड नहीं है, जैसे अफगानिस्तान ईरान को बाय रोड चीजें सप्लाई करना जीरो रेटेड कंसिडर नहीं होता। तो भाई फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। बाजों का तो फेडरल गवर्नमेंट ये भी कहता है कि जी इस हद तक आप इनपुट क्लेम कर सकते, इस हद तक रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ चीजों के बारे में एक्सेप्शन में ये भी फॉल करते हैं। सर जी फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं? ड्यूटी फ्री शॉप यानी टैक्स फ्री शॉप, ये अक्सर एयरपोर्ट्स पे होती हैं। डिप्लोमेटिक मिशन या प्रिविलेज पर्सन को सप्लाई करना, ये भी जीरो रेटेड है। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ये बार बार पेपर में आए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीज सप्लाई करना ताकि वो फर्दर प्रोसेस होके बैठ जाए, ये भी जीरो रेटेड है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करना, ये भी जीरो रेटेड है। goods exempt if exported by manufacturer who make local supplies of both taxable and exempt goods। सर जी प्लांट एंड मशीनरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में देना ताकि गुड्स प्रोड्यूस होकर बैठ जाएं, ये भी जीरो रेटेड है। आपने रॉ मटेरियल दिया, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेची है ताकि वो प्रोसेस हो गए बाहर एक्सपोर्ट हो, वो भी जीरो रेटेड है। लेकिन आप पास पेपर में सवाल है वो कहता है उसने रिटेलर को दी है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, तो वो जीरो रेटेड नहीं होगा। सर अगर एग्जेम्प्ट गुड को एक्सपोर्ट करें, पास पेपर का भी सवाल है, एग्जेम्प्ट गुड को एक्सपोर्ट करें, ये भी जीरो रेटेड है। सर एग्जेम्प्ट गुड कौन सी है? सर जिन पर ना आउटपुट है ना इनपुट है, आपकी दालें, सब्जियां, फल, गोश्त, ये चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं। मसाला जार जो पैकिंग में नहीं होते वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। दूध जो खुला दूध है ये भी एग्जेम्प्ट है, खुला दही ये भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक हो गया, ये चीजें एग्जेम्प्ट हैं। कुरान पाक एग्जेम्प्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां सारी एग्जेम्प्ट होती हैं, तो ये चीजें एग्जेम्प्ट है। सर इसके ये अगर आए कि आपको कभी बड़ा रहम आ जाना और वो कहे यार कोई आसान सा सवाल बच्चे से बोलो सेल्स टैक्स का, तो वो ये पूछ लेता है जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में क्या फर्क है। आपने बड़ा खुश हो जाना है, आपने फौरन ये कर लेना है। जीरो रेटेड वो है जिस पर आउटपुट 0%, इनपुट का रिफंड मिलेगा। एग्जेम्प्ट में ना आउटपुट होता है ना इनपुट होता है। जीरो रेटेड में फिफ्थ कैजुअल है, फिफ्थ कैजुअल आइटम्स होती हैं और एग्जाम गुड की 6 कैजुअल आइटम है। जीरो रेटिंग में इनवॉइस रेज होती है, इसमें इनवॉइस सेल्स टैक्स इनवॉइस रेज नहीं होती। जीरो रेटेड में रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल जरूरत है, एग्जाम में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जीरो रेटेड में रिफंड होता है, एग्जाम में रिफंड नहीं। ये सर चैप्टर नंबर 17 मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। मैंने इस तरतीब से कराया कि थ्योरेटिकल पार्ट पहले करा दिया, जिसकी न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशंस थी उसको जरा मैंने बाद में कवर किया है। अब मैं चल रहा हूं अगले चैप्टर की तरफ। मेनली थ्योरेटिकल पार्ट में यही है, अगले चैप्टर की तरफ चलूं तो वो इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, न्यूमेरिकल, सीरियसली न्यूमेरिकल डिस्कशन है इसमें। सबसे पहली बात, 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो, एक तो क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए 4 पॉइंट हैं, चारों दिमाग के अंदर रच बसा लेंगे, एडजस्टमेंट आनी है इस बार। 50,000 से ज्यादा की एडजस्ट 50,000 से ज्यादा की पेमेंट हो, क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए होगी, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, और एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में होगी। इन चारों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो आप इनपुट टैक्स क्लेम
नहीं कर सकते। इन चारों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई, 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन, क्रॉस बैंकिंग चैनल, 180 दिन के अंदर पेमेंट, एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरा बिजनेस बैंक अकाउंट। अच्छा जनाब, चेंज ऑफ टैक्स रेट ऐसा भी हो सकता है, अभी कुछ अर्सा पहले 17 से 18% हुआ है टैक्स। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, टाइम ऑफ सप्लाई फिर क्रूशल हो जाएगा। जिस वक्त सप्लाई हुई उस वक्त रेट क्या चल रहा था, 17% था तो 17 अप्लाई होगा, 18% था तो 18 अप्लाई होगा। भाईजान इंपोर्ट का क्या होगा? अब इंपोर्ट में दो चीजें हैं, क्या आप होम कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट कर रहे थे, या इंपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर थी जो आपने वेयर हाउस से क्लियर करानी थी? तो अगर तो होम कंजम्पशन की इंपोर्ट है तो जिस वक्त आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस दिन का रेट लगेगा। और अगर वेयर हाउस से क्लियरेंस कराई है तो जिस वक्त आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस दिन का रेट लगेगा। और अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है ये पहले प्रेजेंट कर दिया है और अभी एक्चुअल में वो कन्वेंस आई नहीं जिस पे माल आ रहा था, तो भाई जब मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आ जाएगी उस दिन का रेट लगेगा। अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दी है लेकिन आपने टैक्स पे नहीं किया और गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करने के 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स पे करना था, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो अब जब टैक्स पे करेंगे उस दिन का रेट लगेगा। यार असल में एक चीज को समझिए, रेट तब्दील हो गया है। 15 से पहले रेट 17% था, 15 के बाद रेट 18% हो गए, तो आप अलर्ट हो जाएंगे ना कि यार अब 17% रेट लगेगा या 18, तो टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जिस अगर 15 से पहले सप्लाई हो गई तो 17%, 15 के बाद हुई, 15 तारीख के बाद हुई तो 18%। ठीक हो गया। उसमें दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज ये देखने की इंपोर्ट होगा तो क्या है, जब गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट हुआ तब। अगर गुड्स डिक्लेरेशन इन एडवांस प्रेजेंट कर दिया तो जब मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आई तब आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा कराए। अगर नहीं कराया तो फिर जब एक्चुअल में टैक्स जमा कराएंगे उस दिन का रेट लगेगा। ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, न्यूमेरिकली आ जाए तो फिर तो आसान ही होगा। किस तरह टैक्स पे करना है सर, जिस तरह कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उसी तरह ही पे कर दें, या जब रिटर्न जमा कराएंगे उसके साथ पे कर दें? किस वक्त पे करना है उस वक्त पे कर दें, किस तरह पे करना है जिस तरह कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उस तरह पे कर दें, या जो डेजिग्नेटेड बैंक की ब्रांचेज हैं उसमें टैक्स अदा कर दें तो टैक्स अदा हो जाएगा रिटर्न जमा करा के। सर डेबिट और क्रेडिट नोट, इसके बारे में काफी डिस्कशन है। मैं आप और लिखा काफी ज्यादा हुआ है, मैं आपको टू द पॉइंट काम की 4 बातें बताऊंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। पहली बात ये समझिए कि ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है। आपने सेल की थी तो एंट्री की थी डेबिट सेल क्रेडिट, सॉरी डेबिट डेटर क्रेडिट सेल। जब सेल रिटर्न हो गई तो आपने एंट्री की डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट डेटर। आपने अपने डेटर को क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, आपने अपने डेटर को क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, यानी डेटर को कम किया तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इसका मिरर इफेक्ट दिखाने लगा हूं। आपने परचेजेस की, डेबिट परचेजेस क्रेडिट क्रेडिटर, परचेज रिटर्न हुई डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट परचेज, ऐसा ही करते हो ना? आपने अपने क्रेडिटर को डेबिट किया तो डेबिट नोट इशू करेंगे, क्रेडिटर को कम किया तो डेबिट नोट इशू करेंगे, डेटर को कम किया तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और यार ये ऐसे याद रहेगा ना, ये असल बात है। अब इसको अगर यहां तक समझ गए, अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो। अगर डेटर को कम किया है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, डेटर को बढ़ाया, अब मैं तीसरी बार लिखने लगा हूं, डेटर को बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू होता है, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है। तो बेसिकली
सप्लाई की कैंसिलेशन पर ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू होते हैं। और जिस तरह पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, इस तरह डेबिट और क्रेडिट नोट भी 180 दिन के अंदर अंदर ही इशू होते हैं। तो ये सारी बात है सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। मैंने आपको बता दिया, आपकी किताब में उसके पर्टिकुलर्स भी पूछे हुए हैं, पर्टिकुलर्स भी बताए हुए हैं कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। लेकिन मेनली ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली टेस्ट होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और 180 दिन और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ जी, अगली बात है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। सर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तो कभी भी उनको खुद नहीं आग लगानी, कभी भी उनको खुद नहीं फेंकना। एक बार क्या करना है, एफबीआर से बंदा बुलाना, भाईजान आ जाओ, आके देख लो ये चीजें खराब हो गई थी, हम इनको जलाने लगे हैं, फेंकने लगे हैं आपके सामने, बल्कि बात सुने, ये आग आप खुद लगाए। और सर समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया, ये गुड्स को डिस्ट्रॉय करें एफबीआर के बंदे की मौजूदगी में। अगर एफबीआर का बंदा मौजूद नहीं हुआ, समझा जाएगा सप्लाई हो गई। सप्लाई हो गई, आउटपुट चार्ज हो जाएगा, आउटपुट चार्ज हो जाएगा, इनपुट क्लेम होगा, इस तरह चलेगा। लेकिन अगर एफबीआर का बंदा मौजूद ना हुआ, अगर एफबीआर का बंदा मौजूद हुआ तो ये होगा, एफबीआर का बंदा मौजूद ना हुआ तो क्या होगा, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा। यहां पर आउटपुट चार्ज, एफबीआर का बंदा मौजूद, एफबीआर का बंदा, यार एक मिनट, मैंने थोड़ा सा, मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफबीआर का बंदा मौजूद था, आउटपुट चार्ज नहीं होगा। और अगर आउटपुट चार्ज, एफबीआई का बंदा मौजूद था, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, तो अगर आउटपुट चार्ज नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड फिर इनपुट भी क्लेम नहीं होगा। अगर एफबीआई का बंदा मौजूद नहीं था तो आउटपुट चार्ज हो जाएगा, और अगर आउटपुट चार्ज हो गया तो उससे रिलेटेड फिर इनपुट क्लेम भी होगा। सर सुन ले बात, अगर एफबीआर का बंदा मौजूद था, उसके सामने आग लगाई, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम भी नहीं होगा। अगर एफबीआर का बंदा मौजूद नहीं था, आउटपुट चार्ज होगा, इनपुट क्लेम होगा। पॉइंट भी कर गए सर, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। उसके बाद आ गया, हम इनपुट टैक्स की बात करने लगे। यार ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है, हो नहीं सकता कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आए और ये वाली इनपुट टैक्स की बात ना हो। पहली बात है, इनपुट टैक्स क्लेम कब करना है भाईजान, दो शर्तें हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, सप्लाई हो गई हो और आपके पास सबूत मौजूद हो। सबूत क्या हो सकता है सर जी, अगर आपने परचेज किया तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अगर आपने परचेज किया तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अगर बिजली और गैस का बिल है तो भाईजान वो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया है तो गुड्स डिक्लेरेशन आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आपने ऑक्शन में चीजें खरीदी हैं तो ट्रेजरी चालान आपके नाम पे होना चाहिए। अगर और जो जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं उसने भी रिटर्न में शो किया हो, 1 2 3 4 5। सर जी मैंने दो बातें कही हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दे, मैं ये पढ़ा दूं, फिर उसके बाद आप आराम से ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर आप फॉर्म फिल करते रहे, ये सबसे कीमती बातें इस सेशन की जो इस वक्त चल रही हैं। आप फॉर्म रिसीव कर लीजिए, 2 मिनट बस ये मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। जी अब मेरी बात सुनी, चुके इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल इज द की, इसी ने तो आपको न्यूमेरिकल कराना है।
तो ये प्लीज जरा समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं ब्रेक होगी उसमें आराम से कर लीजिएगा। जरा देखिएगा, टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। दो बातें इंपॉर्टेंट है। आपने इनपुट टैक्स कब क्लेम करना है? शर्त नंबर 1, आपने इनपुट टैक्स तब क्लेम करना है जब सप्लाई हो गई है। दूसरे नंबर पे तब क्लेम करना है जब आपके पास सबूत मौजूद है। और सबूत क्या है सर? अगर परचेज किया है तो इनवॉइस सबूत होगा। अगर बिजली गैस का बिल है तो उसका बिजली का बिल जिस पर आपका कंज्यूमर नंबर, आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो होना चाहिए। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपने ऑक्शन से खरीदी है तो ट्रेजरी चालान होना चाहिए। और अगर गुड सप्लाईज किए इन द रिटर्न और पेज द ड्यू टैक्स एज शोन इन द रिटर्न, जिससे चीजें खरीदी है उसने भी अपनी सेल्स में ये चीजें शो की हूं। ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेशन की, भैया किन केसेस में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता? बात नंबर 1, अगर आपने उन गुड्स और सर्विसेज से, अगर आपने उन गुड्स और सर्विसेज से टैक्सेबल गुड्स नहीं बनाई तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अगर गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल, अगर गुड्स जिनके हवाले से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल है उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। एनी अदर गुड्स और सर्विसेज विच द बोर्ड डिस्क्राइब विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, the goods or services in respect of which sales tax has not been deposited in the government treasury by the respective supplier। 1 2 3 4। सर अगर गवर्नमेंट ही कह दे कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना फिर तो बहस ही खत्म हो गई। एक्स्ट्रा टैक्स जिन चीजों पर लगता है उन पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। अगर उन चीजों से आपने टैक्सेबल गुड्स नहीं बनाई तो इनपुट क्लेम नहीं होगा। अगर आपने जिस बंदे से चीजें खरीदी हैं उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कराया, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर इनवॉइसेस फेक है इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर अगर आपके पास सबूत मौजूद नहीं है, आप इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सके कि चीजें किससे खरीदी थी तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अगर क्रस्ट में डिस्क्रिपेंसी आ गई है, आउटपुट इनपुट टैली नहीं हुआ, क्रॉस मैच नहीं हुआ, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर गुड्स और सर्विसेज नॉट रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज है तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सर जी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ पक्की हुई जुड़ी हुई चीजें कौन सी होती हैं? सर आपके आपके नलके, आपकी टूटियां, आपके पाइप, आपकी वायरिंग, आपकी बिजली का सामान, ये सारी चीजें पक्का इसके साथ अटैच होता है, जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं। सैनिटरी का सामान, फिटिंग, पाइप, वायर, केबल, पेंट, मटेरियल, सर सीमेंट, इसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते आप। सर समझ आ रही? अनलेस, सिवाय इसके कि आप ये सारी चीजें खुद खरीद कर आगे बेचते। एक बंदा है जिसने खरीद कर बिल्डिंग में लगा दी, नहीं भाई वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। एक बंदा है जिसने तारें खरीदी और तारें ही आगे बेच दी, अब आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एक बंदा है जो तैयार छतों का कारोबार करता है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, जिस तरह रेडीमेड कमरे या तैयार छतें होती हैं, वो बनाता है, वो लगाता है और बेचता है, वो भी इनपुट क्लेम कर सकता है। गर्ज ये कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, सिवाय उसके कि आप कारोबार ये करते हैं कि प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स को बेचते हैं या आप वो सामान खरीदते और बेचते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, वरना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा इन सारी चीजों पर। व्हीकल पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, गैस और बिजली की अप्लायंसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो बंदा खुद इन्हीं चीजों को खरीदता है और बेचता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने खरीदा और बेचा, खैर है इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। लेकिन आपने अपने ऑफिस के लिए कुर्सी खरीदी है, एसी खरीदा है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते आप। सर बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूं, सैनिटरी का सामान, बेसन, पाइप, केबल, बिजली का सामान,
जितनी भी चीजें हैं जो बिल्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं, उस पर बिल्डिंग का मटेरियल, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता, सिवाय इसके कि आप काम ही ये करते हैं कि चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, या आप प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग जो है वो बनाते हैं और बेचते हैं। ले सर, सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स, सर जी अगर आपने कोई सर्विस ली है और उस पर आपने इनपुट टैक्स पे किया है, तो आपको पता है सर्विसेज जो है उस पर सेल्स टैक्स प्रोविंसेस लगाती है। तो भाई अगर प्रोविंस कह दे कि इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना तो नहीं करेंगे। सर कुछ ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जिसके वाले से 7% सेल्स टैक्स लगता है सिर्फ, एग्रीकल्चर मशीनरी जिन पर टैक्स 7% लगता है, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, ये अगला पॉइंट है, वो इनपुट टैक्स जो एडमिसिबल नहीं है। इसमें अगला पॉइंट ये है कि भाई स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट उसने कहा नॉट डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर, जिससे आपने खरीदा है उसने अपनी सेल शो नहीं की, तो आप अपनी परचेज भी शो नहीं करके इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की है, तो जितने परसेंट सेल आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, उतने परसेंट परचेजेस पर आपने, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पहले इनकम टैक्स में ये वाली बात पढ़ाई है, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे उतने परसेंट परचेजेस पर उतने परसेंट परचेजेस जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सेल करें तो उतने परसेंट परचेजेस पर इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। हमने ये वाली बात इनकम टैक्स में भी पढ़ी थी कि अगर सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो उतने परसेंट एक्सपेंसेस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होते। और यहां पर यही बात वो दोबारा कर रहे हैं कि अगर आप सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो उतने परसेंट परचेजेस पर इनपुट भी क्लेम नहीं करोगे। अब यहां पर दो बातें और सुनो, यहां पर भी वो वाली बात है 100 मिलियन वाली पर एनम और 10 मिलियन पर मंथ वाली, ठीक हो गया। फिर उसने अगली बात ये कही कि अगर 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप अनरजिस्टर्ड के साथ कर रहे हो तो उसका CNIC या NTN नंबर लाजमी होना चाहिए, उस इनवॉइस पर मेंशन होना चाहिए। अगर उस इनवॉइस पर वो मेंशन नहीं है तो आप उस इनवॉइस से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। यानी अगर आपने सेल की है तो वो जो आइटम सेल किया है उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगली बात उसने ये कही कि अगर कॉमन इनपुट टैक्स हो, कॉमन इनपुट, यहां पर अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉमन इनपुट टैक्स, यहां पर अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले सेशन में बताता हूं, इसको होल्ड कर लें, वो जब मैं आपको न्यूमेरिकल साइड करा दूंगा उसके साथ कवर कराऊंगा। बाकी जहां जहां इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है मैंने सारी बता दी है। अपोर्शनमेंट हर महीने होती है लेकिन ये प्रोविजनल होती है, और कंपनीज के केस में सालाना एनुअल भी अपोर्शनमेंट होती है। फिर उसके बाद रिफंड है, रिफंड 45 डेज के अंदर अंदर आपको जब क्लेम करेंगे उसके 45 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। और उसमें अगली बात है कि जब रिफंड की वर्किंग कर रहे होंगे अगर कोई पेनल्टी हुई तो रिफंड में से पेनल्टी लेस होगी। ये वाली बात हमने आपको बता दी इसके हवाले से। इसमें अगला चैप्टर नंबर 19 के अंदर तो जो बातें हैं वो मेनली रिटर्न से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम टैक्स में। इसकी समरी बस डिस्कस कर लेता हूँ। सर जी सेल्स टैक्स में एक मंथली रिटर्न होती है जो हर रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल करनी होती है, एक एक अ, एक स्पेशल रिटर्न होती है जो फरमाइश होती है जनाब कमिश्नर की कि आप रिटर्न फाइल करें, और जो जो जिस जिस तरह वो कहेगा उसे वो डाटा देना पड़ेगा। और एक होता है जब कोई बंदा डी रजिस्टर होने लगता है तो फाइनल रिटर्न फर्निश करनी होती है, ये भी कमिश्नर के कहने पर करनी होती है। कंपनीज के केस में उन्हें सालाना रिटर्न फाइल करनी होती है प्राइवेट और कंपनी के केस में, और ये 30 सितंबर तक करनी होती है। और क्वार्टरली रिटर्न भी होती है जो
3 माह बाद रिटर्न फाइल करनी होती है, ये भी कमिश्नर जिन लोगों के उन लोगों को करनी होती है। तो मंथली रिटर्न जो है वो तो महीने के महीने आपको करनी है हर रजिस्टर्ड पर्सन को। स्पेशल रिटर्न जिसको कमिश्नर कह दे, फाइनल रिटर्न जो डी रजिस्टर हो उसको, एनुअल रिटर्न हर कंपनी प्राइवेट या पब्लिक, और क्वार्टरली रिटर्न जिसको कमिश्नर कह दे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इनको रिटर्न फाइल करनी होती है। आपको बताता चलूं, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। रिटर्न हर जिस महीने की रिटर्न हो अगले महीने की 15 तारीख को जमा कराते हैं। अगर सालाना रिटर्न हो तो 30 सितंबर तक जमा करानी होती है। आपको बताता चलूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप 18 तारीख तक भी रिटर्न जमा करवा सकते हैं। 18 तारीख तक रिटर्न जमा करा सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको 15 तारीख तक करनी होगी। सर रिकॉर्ड जिस तरह से इनकम टैक्स में मेंटेन करना होता है, उसी तरह सेल्स टैक्स में भी सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। सेल्स का, परचेजेस का, और जो एक्सपेंसेस हैं उसके वाले से। मेनली जब उसने रिकॉर्ड का पूछना होगा, वो सेल्स टैक्स से नहीं पूछता, वो इनकम टैक्स से पूछता है। इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इनवॉइस में सेल्स टैक्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परचेज करने वाले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेचने वाले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी चीज बेच रहे हैं, कितनी बेच रहे हैं, वैल्यू सेल्स टैक्स के अलावा क्या है, सेल्स टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स की मिला के वैल्यू कितनी है। ये सारी चीजें सेल्स टैक्स इनवॉइस में लाजमी शो होनी चाहिए। सेल्स टैक्स इनवॉइस सिर्फ वो बनाएगा जो खुद रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये जो रिकॉर्ड होता है सेल्स टैक्स का, ये भी आपने 6 साल तक आपने अपने पास महफूज रखना होता है। सर जी, इसके अलावा सर सेल्स टैक्स की चेकिंग के लिए सैंपल भी ड्रॉ किए जाते हैं, और ये सैंपल मिनिमम क्वांटिटी के होते हैं, और ये सैंपल जो है ना अप्रूवल से ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉइंग ऑफ सैंपल जो होते हैं वो मिनिमम क्वांटिटी के होते हैं। जो सैंपल ड्रॉ कर रहा है वो इजाजत से ड्रॉ करेगा और साइन करेगा कि मैं इतना 1 किलो का चीनी का सैंपल लिया वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, ना कि गाड़ी में 10 बोरियां चीनी रखवा ली। और सर समझ आ रही है? मिनिमम क्वांटिटी का होगा और अगेंस्ट प्रॉपर रिसीद उसको लिया जाएगा। सर एसोसिएट के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है, याद रखिए ये भी ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट जो है, ये फेयर मार्केट वैल्यू पे डिटरमिन की जाती है। 4:20 हो रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको खत्म करवाया है। इंशाल्लाह 4:35 पर हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। मैं बड़ी डिटेल में आपको फॉर्मेट किस तरह लेके चलना है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल करवाता हूं। सेकंड हाफ में 15 मिनट की ब्रेक है, ये कर लीजिए। थैंक यू फॉर द पेशेंस।